वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आओ कुछ नया सीखो कि आज के इस भाग में, इस वीडियो में, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आज जो हम चर्चा करेंगे वही प्राइवेट लिमिटेड की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो लाइव डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसका आखिरी और अंतिम भाग ये है। पहले के दो भाग में मैं आपको इसके बारे में पहले जानकारी दे चुका हूं कि किस तरीके से हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में लाइव डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करते हैं। आज ये उससे अगला और अंतिम भाग है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड में एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जो लाइव हम डॉक्यूमेंटेशन जिस तरीके से एग्जामिन करते हैं, जो नोट्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो उसके शेड्यूल्स हैं, वो किस तरीके से एग्जामिन किए जाते हैं। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं कि किस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में हम लोग एलिजिबिलिटी लाइव फाइनेंशियल्स पे निर्धारित करते हैं। स्लाइड पे चलने से पहले एक सविनय निवेदन कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको रेगुलर कंटेंट जानकारियाँ सही समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं कि किस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो लाइव फाइनेंशियल्स हैं उसको हम लोग एग्जामिन करते हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का अपने ब्लैक बोर्ड पे। आज हम लोग प्राइवेट लिमिटेड के केस स्टडी पे जो हम लोगों ने पिछली चर्चा करी उसी का भाग आगे बढ़ाते हुए हम इस बैलेंस शीट को फाइनल आज इवैल्यूएशन करेंगे। इसमें से आपने अभी तक ऑडिट रिपोर्ट पढ़ ली थी और इसके अलावा हमने बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया था। उसी के आगे जब हम चलते हैं तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है नोट्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स ऑफ अकाउंट्स या नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि कुछ ब्रीफिंग्स होती हैं जो नॉर्मल टैक्स ऑडिट के टाइम पे बनाई जाती हैं। टैक्स ऑडिट का ही पार्ट होता है नोट्स ऑफ फॉर्मिंग पार्ट, बट ये बैलेंस शीट में नोट्स ऑफ अकाउंट लिखे जाते हैं। इसमें कुछ ब्रीफिंग्स होती हैं, ये खास आपकी कंपनी के बारे में ही बताई जाती हैं। ऑडिट करते समय किन बातों का ध्यान रखा गया है नोट्स ऑफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए, उसके कुछ खास नोट्स अगर हैं तो यहाँ पे होते हैं। अगर कोई ऐसा खास नोट्स है जो नेगेटिव है या जो खास तौर पे प्रिपेयर करते समय ध्यान देने वाला है, तो वो यहाँ पे आपके बोल्ड लेटर्स में लिखा होगा, अदरवाइज ये नॉर्मल आपके कैपिंग्स में आता है। नोट्स ऑफ फॉर्मिंग पार्ट्स में ये देखिए, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर सबसे पहले नोट 3, यानी कि जब हमने देखा था बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वहाँ पे बीच में नोट्स नंबर लिखे हुए थे 1 2 3 4, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये वही नंबर है। ये जरूर मैच कीजिएगा। ये जो नोट है, शेड्यूल है, एनेक्स्चर्स हैं, ये सारे होने चाहिए जो बैलेंस शीट और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन थे। तो सबसे पहला था नंबर 3, यानी कि शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल हमारी जो है उसकी ब्रीफिंग पूरी यहाँ पे 2020 में क्या थी और 2021 में क्या थी। तो अगर यहाँ पे अगर कुछ बदलाव है तो वो आ जाएगा, अदरवाइज ये सेम रहेगा। जैसे 4,25,200 के शेयर थे और उनकी जो अमाउंट थी रुपीज़ में वो 42,52,000 रुपये, यानी 10 रुपये के हिसाब से था। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी था, कोई बदलाव नहीं हुआ 10 रुपये का, या नंबर ऑफ शेयर्स में अगर कोई भी बदलाव होगा तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे कि ऑथोराइज्ड शेयर कितने हैं 5 लाख, इशू कितने हैं 4,25,000, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, यानी कि जो पैसा जिनका पेड हो चुका है वो 4,25,200 शेयर्स का है। तो यहाँ पे 100% ये सारी ब्रीफिंग मैच कर रही है। अगर कोई शेयर्स यहाँ पे एड ऑन होते हैं या वो वापस कंपनी के पास आते हैं तो वो यहाँ पे माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। अलावा इसके यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट रुपीज़, और 2020 में और 2021 में शेयर होल्डिंग आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग एट द ईयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वही ब्रीफिंग है। अब देखिए यहाँ पे ओपनिंग क्या थी, फ्रेश अगर कुछ चेक शेयर्स अगर होते हैं तो यहाँ आता है, और क्लोजिंग। अब सपोज कीजिए यहाँ पे 1 लाख फ्रेश इशू होते शेयर तो 5,25,000 हो जाते हैं, क्लोजिंग में 5,25,000 आते हैं। यहाँ पे नहीं हुए तो ये सेम क्लोजिंग में दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे भी था। तो ये एक पूरी ब्रीफिंग है। अब ये जो शेयर्स हैं मोर देन 5%, देखिए 5% से नीचे हैं तो वो यहाँ पे अदर्स में आ जाता है, अदर शेयर स्टेक होल्डर्स में। अगर 5% से ज़्यादा है तो यहाँ पे उनके पर्टिकुलर्स नाम होंगे शेयर स्टेक होल्डर्स के। यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे जिनके पास ये शेयर होल्डर थे चारों, इनके पास किस किस तरीके के शेयर थे ये बहुत ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर 2,08,000। अब ये 4,25,000 में से 2,08,000 एक ही पर्सन के पास थे, उनके पास थे लगभग 20 लाख की वैल्यू के शेयर।
इसी तरीके से 85,350 शेयर दूसरे नंबर वाले डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर के पास थे, फिर 40,000 एक के पास और 56,910 एक स्टेक होल्डर के पास थे, जिनकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है और नाम भी लिखे होंगे। जब भी हम लोन लेते हैं या देते हैं, ये जितने भी शेयर होल्डर्स हैं ये लोन पे स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए। स्पेशली 76% स्टेक होल्डर्स कंपनी के लोन पे आने चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा और उसकी ब्रीफिंग यहाँ पे दी हुई है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं डायरेक्टर्स बट मैं स्टेक होल्डर हूँ बट मैं लोन पे नहीं आऊँगा, लेकिन मान लीजिए अगर ये 2,08,000 जो शेयर हैं, सबसे बड़ा शेयर इन्हीं का है, अगर ये लोन पे नहीं आते तो ये तीनों मिलके भी लोन नहीं ले सकते। इसलिए जो मेजर स्टेक होल्डर हैं जिनका सम ऑफ, अब अगर ये 2,08,000, 85,000 और 40,000 वाला भी अगर ये लोन ले ले, ये 75% से ज़्यादा के शेयर हैं तो ये लोन ले सकते हैं। ये ना भी आए तो इनके एनओसी, जो लास्ट पर्सन है 56,000 शेयर वाला, इनकी एनओसी लेके भी हम लोग लोन दे सकते हैं, लेकिन मेजर 76% शेयर स्टेक होल्डर्स हमारे लोन पे आने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हमने देखा था कि हमारे रिजर्व एंड सरप्लस सेम थे, बैलेंस शीट में हमने जब स्टडी किया था तो यहाँ पे ये सेम है। अगर कुछ ड्राइंग्स होती हैं तो ड्राइंग्स यहाँ पे लिखी जाती हैं कि विड्रॉल किया गया है तो वो माइनस हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम है। यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम है 32,52,000 का, वो सेम है, प्लस यहाँ पे हमारा जो ओपनिंग बैलेंस और डेफिसिट इन स्टेटमेंट, अगर देखिए सरप्लस, डेफिसिट क्या होता है, जो हमारा माइनस में अकाउंट जाता है उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, अगर सरप्लस है तो विदाउट ब्रैकेट पॉजिटिव में है। इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव में है, और अगर चेंजेस हुए हैं तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट 2020 का 2021 का देख सकते हैं, तो वो बड़ा ही है। एड प्रॉफिट एंड लॉस, अब जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से सरप्लस 2,91,000 था तो वो इसमें ऐड हो गया, यानी कि पहले कितना था हमारा, पहले हमारा था 1 करोड़ लगभग 2 लाख और 3,510, और अब हो गया 1 करोड़ 4,94,000, जो कि 2,91,000 एड ऑन होने के बाद बड़ा है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमने देखा था सिक्योर लोन्स। अब मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपको दिखाया था बैलेंस शीट में जो कि थी, तो वो क्या क्या, अब इसमें ब्रीफिंग देखिए। सबसे पहला लॉन्ग टर्म लोन, यानी जो 1 साल से ज़्यादा के हैं, बजाज फाइनेंस से है, 180 महीना रिपेबल इन 180 मंथ्स, तो ये 1 साल से ज़्यादा है, 15 साल का लोन है तो यहाँ पे ही आएगा, जो कि था कोई तकरीबन लगभग 5 करोड़ के आसपास का ये लोन है। और इसके अलावा HDFC बैंक से भी एक सिक्योर लोन चल रहा है जो कि पेबल इन 36 महीने यानी 3 साल का, 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है, तो ये 12,98,000 का है। ये आई बिलीव कोई गाड़ी का लोन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है सिक्योर अगेंस्ट व्हीकल, तो ये सिक्योर हो गया। अनसिक्योर लोन फ्रॉम अदर्स कंसिडरेबल गुड्स, यानी कि फ्रॉम डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव, फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज और फ्रॉम कॉर्पोरेट एंड अदर्स। तो कॉर्पोरेट एंड अदर्स से अगर किसी से लिया हुआ है, किसी कंपनी से लिया हुआ है, तो उसकी फिगर्स यहाँ पे है, जो कि हमारी आती है 2 करोड़ के आसपास। और इसी तरीके से इन्होंने डायरेक्टर्स से 2,37,54,000 रुपए के लोन्स लिए हुए कंपनी ने लिए, यहाँ पे वो फिगर्स हैं। तो टोटल आ जाता है 9,58,97,000 रुपए के लोन कंपनी की देनदारी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो 1 साल से ज़्यादा की उन्होंने उठाए हुए हैं। ट्रेड पेबल्स, यानी कि जो इनकी देनदारियां हैं वो नोट 6 में आ रही हैं। आउटस्टैंडिंग ड्यूज टू माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल MSME को हमने देना है 2,90,00,000 रुपए, और अदर ट्रेड पेबल्स हैं 6,42,000 रुपए के। इसी तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल क्या फिगर्स चेंज हो रही हैं। जैसे कि पिछले साल 2020 में, इससे पहले साल में 4,50,00,000 के थे, जो अब 2,90,00,000 की पेबल हैं, यानी कि कम हुआ है, तो ठीक है, जैसा कि हमने बैलेंस शीट इवेल्युएट करते हुए भी देखा था। अब यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटीज़ हैं, जिसमें जो आपका स्टैट्यूटरी रेमिटेंस हैं, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर हैं, ये भी देनदारियाँ हैं, ये भी आती हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस यहाँ पे दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजंस फॉर जो आपका इनकम टैक्स है वो भी खर्चों में आता है। डेफर्ड टैक्स एसेट्स जो आपको देने थे, जो वो टैक्स एसेट्स हैं, अगर आपने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है तो वो माइनस में आता है, जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन टैक्स बुक्स एंड फाइनेंशियल बुक इम्पैक्ट, तो वो यहाँ पे माइनस में अगर है, एक्सेस पे किया हुआ है तो वो यहाँ पे 1,29,171 रुपये माइनस में शो किया हुआ है, पहले था 7,402 रुपये। लॉन्ग टर्म एंड लोन एंड एडवांसेस,
अब यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड एडवांसेस लिखे हुए हैं, लोन एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टीज और लोन एंड एडवांसेस टू अदर्स, ये भी ब्रीफ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंट्रीज फॉर लो कॉस्ट एंड नॉन रिलायबल वैल्यू। स्टॉक इन ट्रेड कितना था हमारा, पहले था कोई तकरीबन 9,25,16,380 रुपये, अब हो गया हमारा करीब करीब 10,37,00,000, यानी कि स्टॉक इन ट्रेड हमारा बड़ा है मार्च 2021 में कंपैरेटिवली मार्च 2020 के, यानी कि हमारा स्टॉक जो मार्केट में है वो बिकेगा, उसका पैसा आएगा, तो ये बढ़ रहा है। अलावा इसके इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है नोट 9 में, फिक्स एसेट, यानी इसे हम डेप्रिसिएशन चार्ट भी कहते हैं। अब इस डेप्रिसिएशन चार्ट में आप देखेंगे जो कंपनी के एसेट्स हैं वो यहाँ पे ब्रीफली डिफाइंड होते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कि 99,000 रुपये के थे। अब ये यहाँ पे 1 अप्रैल, यानी ओपनिंग बैलेंस हमेशा कब होता है, 1 अप्रैल को। क्लोजिंग बैलेंस होता है हमारा 31 मार्च को। तो जब 1 अप्रैल को जब ओपनिंग हुई खातों की तो प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू थी 99,631 रुपये की। फर्नीचर एंड फिक्सचर में थी 84,000 रुपये की वैल्यू, और व्हीकल्स जो थे 28,32,000 के, ऑफिस इक्विपमेंट 1,24,000 और कंप्यूटर्स 1,61,000 रुपये के। अब यहाँ पे कोई एडिशन हुआ है, जी हाँ कंप्यूटर का एडिशन हुआ है। देखिए एडिशंस, यहाँ पे कोई कंप्यूटर खरीदा गया जिसकी यहाँ पे वैल्यू जो है 63,350 रुपये आ रही है। तो एज ऑन मार्च 31 मार्च 2021, अब देखिए अप्रैल से लेकर के ये जो है 31 मार्च 2021, इसमें 1,61,290 में 63 जोड़ेंगे तो 2,24,000 हो जाता है। तो ये सारी वैल्यू ऐड होके यहाँ पे आ गई। अब इसमें कोई अगर खरीदी गई है वैल्यू, कोई एसेट खरीदी गई है तो वो यहाँ आएगी, अगर इसे बेच भी दिया है तो वो यहाँ आएगा डिलीशंस में, तो वो वैल्यू माइनस हो जाती है। बेची हुई जो आपने बेच के उसका पैसा अगर यूज़ कर लिया है तो वो फिर डेप्रिसिएशन में वैल्यू उसकी 0 हो जाती है, उसका डेप्रिसिएशन काउंट नहीं होगा। डेप्रिसिएशन उसी का काउंट होगा जो कि 31 मार्च 2021 को आपके पास होगी। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ आपके सामने सेम आ रही है, यानी पहले 1 अप्रैल को जब ने खाते खोले तो लगभग 33 लाख रुपए की एसेट थी जो कि 33,65,000 रुपये के, यानी कि जो 63,350 एड ऑन हुआ है वो यहाँ पे आ गया। अब इनका अलग अलग फॉर्म ऑफ चार्ट होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग डेप्रिसिएशन होता है, और जो आपका प्लांट्स हैं, जो आपका बिल्डिंग्स हैं, उसका अलग डेप्रिसिएशन परसेंटेज काउंट होता है। व्हीकल्स का 15% अलग काउंट होता है। इस तरीके की परसेंटेज होती हैं। अब सपोज कीजिए 10,000 है, अगर वो 10,000 प्लांट एंड इक्विपमेंट में तो अलग परसेंटेज डेप्रिशिएट होती है, व्हीकल है तो अलग होगी, इलेक्ट्रिकल्स है, कंप्यूटर्स है, ऑफिस इक्विपमेंट है, अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे उसका परसेंटेज निकाला जाता है। तो 99,631 का 13,859 रुपये का डेप्रिसिएशन हुआ, यानी कि लगभग 33,65,000 रुपये की जो एसेट है उसका डेप्रिसिएशन काउंट होता है 8,69,425 रुपीज़, 8,69,425 रुपये, 69 ही कहेंगे, 69-70, यस, हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे 33,65,000 का 8,69,425 रुपये डेप्रिसिएशन हुआ है। अब क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि 33,65,000 रुपये में से डेप्रिसिएशन कम होगा एसेट का, तो 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 24,95,000। अब यही चीज जब अगले साल के खाते बनेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 24,95,000। जो यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पे अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो ये 24,95,000 जब 2022 में खाते बनेंगे तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में आएगा। तो यहाँ पे 8,69,425 रुपये का डेप्रिसिएशन है, जो कि पिछले साल 11,24,000 रुपये था। यहाँ पे प्रीवियस ईयर की फिगर्स भी दी हुई है। अलावा इसके ट्रेड रिसीवेबल्स में अब आ जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स में अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड्स जो कि ईयर एक्सीडिंग 6 मंथ। अब यहाँ पे देखिए ट्रेड जो हमें लेने हैं आउटस्टैंडिंग फॉर अ ईयर एक्सीडिंग 6 मंथ, यानी जो लॉन्ग टर्म कंसिडर्ड्स हैं जो काफ़ी समय से हमारी आउटस्टैंडिंग है, वो क्या है, पहले थी हमारी लगभग 5,38,00,000 रुपए की, जो लॉन्ग टर्म 6 महीने से ज़्यादा हो गई हैं, 6 महीने से ज़्यादा पैसा हो गया है लेकिन पैसा वापस नहीं आया है। वो कितने का है स्टॉक,
गुड्स का 5 करोड़ 38 लाख रुपए का, जो कि 2 करोड़ 97 लाख पे आ गया। यानी कि हमारे पैसा 6 महीने से ज़्यादा जो फंसा हुआ था वो वापस आना शुरू हुआ है, ये कम हुआ है। अदर्स में 35 लाख 10 हजार, जो पहले कुछ भी नहीं था। यहाँ पे कैश इन हैंड पहले 5 लाख 93 हजार था मार्च 2020 में, जो अब एक इसमें कैश में और बैंक बैलेंस में कैश इन हैंड 1 लाख 26 हजार है। बैलेंस विद बुक्स इन करंट अकाउंट्स 15 लाख 10 हजार, पहले 4 लाख 77 हजार था। एफडी अगर कुछ कराई हुई है तो यहाँ पे आ जाएगी, जैसे 29 लाख की थी पहले, अब 31 लाख 24 हजार रुपये की इन्होंने एफडी भी कराई है। यहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स भी आते हैं, उसकी ब्रीफिंग है। साथ ही सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से, अब यहाँ पे सेल डोमेस्टिक कितनी है और नॉन डोमेस्टिक कितनी है, उसकी सारी ब्रीफिंग यहाँ पे होगी। अब इन्होंने अपने प्रोडक्ट में सेल के साथ साथ सर्विस भी करी है, यानी इंस्टॉलेशन एंड फिटिंग सर्विसेज भी दी है। तो 27 लाख 69 हजार 69 70 यस 27,69,445 रुपीज़ की इन्होंने फिटिंग सर्विसेज भी दी है, जो यहाँ पे ब्रीफ है। तो यहाँ से हम इस सेगमेंट से ये पता लगा सकते हैं डोमेस्टिक सेल कितनी है, इंटरनेशनल कितनी है, और अगर आपने कोई इंस्टॉलेशन और फिटिंग सर्विस दी है तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट 17वें पार्ट में आता है हमारा कि हमारा डिस्काउंट एंड रिबेट अदर इनकम, जहाँ से हमें जो हमारा 2,60,000 रुपये का इनकम दिख रहा था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में, वो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एफडीआर है। यानी एफडी जो हमारी 31 लाख की थी उसमें 2,60,000 रुपये का इंटरेस्ट हमें अर्न हुआ है। अब यहाँ पे एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस, डिस्काउंट एंड रिबेट्स, वो सब हमारी अदर इनकम में आता है, जो कि कुछ नहीं है। पिछले इससे पहले साल में तो था, लेकिन इस साल सिर्फ एफडी का इंटरेस्ट आया है अदर देन टर्नओवर सेल। तो 2,60,000 रुपये की ब्रीफिंग है। स्टॉक इन ट्रेड हमारा पहले था 3 करोड़ 60 लाख के करीब, जो कि अब है 4 करोड़ 38 लाख का। तो यहाँ पे उसकी पूरी ब्रीफिंग दी हुई है, स्टॉक इन ट्रेड हमारा कितना था। अब इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक ये जरूर देखने गया। इसमें क्या है कि हमारा फिनिश गुड्स कितना है। अब फिनिश गुड्स हमारा था कोई तकरीबन 10 करोड़ 37 लाख 12 हजार रुपये का हमारा फिनिश गुड्स है। यानी कि जो मार्केट में या तो जा चुका है या जा रहा है, पूरा पैक्ड। जो पहले था हमारा 9 करोड़ 25 लाख का, यानी कि हमारा फिनिश गुड्स यानी फिनिश जो प्रोडक्ट है वो इतना है। अगर अंडर प्रोसेस है, यानी कि जो फैक्ट्री में है, जो अभी बन रहा है, वो भी तो हमारा एसेट ही है, वो भी तो हमारा स्टॉक ही है, जो कि अभी पूरी तरीके से पैक नहीं हुआ है। अगर ऐसा कोई स्टॉक है तो वो यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे टोटल क्लोजिंग स्टॉक इन दोनों का टोटल आएगा, लेकिन अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 10 करोड़ 37 लाख 12 हजार रुपये का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक क्या था हमारा, जो 1 अप्रैल को था, वो यहाँ पे, यानी कि ये जो है लगभग 9 करोड़ 25 लाख रुपए का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो वो यहाँ पे फिगर आ गई है। अब ये डिक्रीज अगर स्टॉक हो रहा है तो यहाँ पे वो ब्रैकेट में आएगा, अगर स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो ये नॉर्मल आएगा। तो यहाँ पे स्टॉक पिछले साल के कंपैरेटिवली इंक्रीज हुआ है लगभग 1 करोड़ 11 लाख का, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव फिगर दिख रही है। अगर नेगेटिव में होगा तो ये कंसर्न है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो वो बैलेंस शीट इवैल्यूएशन में नेगेटिव पॉइंट होता है, ध्यान रखिएगा। अब सैलरी एंड वेजेस यहाँ पे 15,84,000 के थे, और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस 16,890 रुपए के। तो टोटल 16 लाख, जो पहले 38 लाख थे वो अब 16 लाख, जो हमने बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में इवेलुएट किया था, वो यहाँ पे हमें ब्रीफिंग मिल गई है। अब यहाँ पे इसमें फाइनेंस कॉस्ट देखिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो मैं बात कर रहा था, तो देखिए यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था इंटरेस्ट एक्सपेंस की ऑन लोन्स फ्रॉम बैंक, तो उसमें इंटरेस्ट कितना गया है 3,42,000 रुपये का। पहले था 41,94,000 रुपये का, यानी कि कुछ लोन्स बंद हुए हैं और इंटरेस्ट क्योंकि कम हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इंटरेस्ट कम है। और लोन फ्रॉम अदर्स जो नॉन बैंकिंग लोन्स हैं वो बढ़ गए हैं 94,06,598 रुपये के। अगर बैंक से लोन है तो उसका इंटरेस्ट यहाँ पे है, अगर कोई प्राइवेट लोन उठाए हैं तो उसका इंटरेस्ट यहाँ पे है। तो ये कंपैरिजन साफ दिख रहा है। 41 लाख का इंटरेस्ट बैंक को जाता था, अब 3 लाख का जाने लगा। पहले यहाँ पे 63 लाख का इंटरेस्ट था, अब 94 लाख का हो गया। तो यानी प्राइवेट फंडिंग ज़्यादा उठाई गई है। बैंक चार्जेस पहले इन्होंने 20,966 रुपये दिए थे, अब 11,525 रुपये दिए। तो ये टोटल यहाँ पे ब्रीफिंग आपको दिख जाएगी। साथ ही
यहाँ पे पेमेंट टू ऑडिटर्स 15,000 रुपये, पहले 10,000 यानी कि सीए साहब ने फीस बढ़ा दी है। प्लस यहाँ पे इंटरनेट और कंप्यूटर एक्सपेंसेस 39,000 के हैं, पहले 1,42,000 के थे। ये कुछ इस तरीके के रेंट, प्रोसेसिंग फीस, रिपेयर, मशीनरी, इंश्योरेंस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 10,35,000 रुपये, जो कि पहले 28,92,000 के थे। सो दिस इज एंड ऑफ द स्लाइड। तो ये वो जानकारियाँ थी जो ये हमें लाइव एक डॉक्यूमेंटेशन सेगमेंट जब हम एग्जामिन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को जब हम देखते हैं कि किस किस तरीके से हमें क्या क्या खास वो बातें हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन या एलिजिबिलिटी को कंसर्न करते हुए हमें ध्यान में रखनी होती हैं। आने वाली कुछ वीडियोस में मैं आपको और जो पार्टनरशिप है या जो प्रोप्राइटर है उससे रिलेटेड इसी तरीके की डॉक्यूमेंटेशन लाइव एग्जामिनेशन की मैं लेके आऊँगा। उसके बाद बहुत सारी अभी और भी वीडियोस हैं, बहुत सारे और भी यूज़फुल कंटेंट हैं जिसके बारे में अभी मैं आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। तो बने रहिए इसी तरह से चैनल पर ताकि आपको आने वाले समय में सही और सटीक जानकारियाँ समय पर मिलती रहे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे कुछ दर्शकों के सवाल थे कि क्या लोन जो है वो शॉर्ट टर्म का बेटर होता है या फिर लॉन्ग टर्म का, यानी कि उसके साल यानी चुकाने के जो वर्ष हैं अगर वो कम कर दिए जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, या अगर उसके साल बढ़ा दिए जाएँ जिसमें ईएमआई कम हो जाती है वो ज़्यादा बेहतर है। मैं एक संक्षिप्त आपको इसके बारे में एक वीडियो बना के मैं आपको दूंगा। पहले की वीडियोज़ में मैंने एक छोटी सी जानकारी इसमें बीच में दी है। देखिए, अगर आप 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपको जो वो 5 साल में पैसा चुकाना है, आपको सिर्फ 5 साल का ही ब्याज देना है। यही पैसा अगर आप 20 साल में चुकाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। ईएमआई डेफिनेटली उसमें कम होगी क्योंकि 5 साल में आपको जो चीज़ चुकानी है वो आपको 20 साल में चुकाने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे ईएमआई तो कम है लेकिन ब्याज अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पे अगर आप 10 लाख रुपए 5 साल के लिए लेते हैं और वही 10 लाख रुपए आप 20 साल के लिए लेते हैं, ये समझने वाली बात है कि आपने 10 लाख रुपए 5 साल के लिए लिए और वही किसी दूसरे व्यक्ति ने वो 10 लाख रुपए 20 साल के लिए लिए। अब 5 साल वाला जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। जो 5 साल के लिए लोन ले रहा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, लेकिन जो 20 साल वाला लोन है उसकी ईएमआई भी कम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 12% है। अगर आप इसमें ब्याज की कैलकुलेशन करेंगे तो 5 साल वाले से 20 साल वाला व्यक्ति ज़्यादा और कई गुना ज़्यादा ब्याज भर रहा होगा। देखिए, ये सारी कैलकुलेशन इस बेस पे निर्भर करती है कि जो पैसा बैंक आपको दे रहा है वो कितनी देर में उसको वापस मिल रहा है। नॉर्मल तौर पे अगर उदाहरण के तौर पे मैं दूं तो अगर स्टार्टिंग की जो 12 महीने होते हैं उसमें आपको लगभग 70 से 80% या 90% ब्याज देना होता है अपनी ईएमआई का। यानी 100 रुपये की ईएमआई में लगभग 70 से 80 रुपये या 85 रुपये या 90 रुपये के करीब आपको ब्याज देना पड़ता है। लोन टेन्योर अगर ज़्यादा है, बहुत लंबा है, यानी कि 15 या 20 साल है, तो आपको पहली 12 ईएमआई में अपने लोन की ईएमआई का लगभग 85 या 90% ब्याज में देना पड़ता है। वहीं अगर आप ये 12 महीने बाद देखेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा 80% या 85% सिर्फ ब्याज गया होगा। मूल या प्रिंसिपल बहुत ही कम कटता है क्योंकि टेन्योर बहुत लंबा है। वहीं अगर आप 5 साल या 7 साल या 10 साल का लोन लेते हैं तो वो पैसा आपका पहला 70% जो है आपका ब्याज कटेगा, बाकी का क्योंकि वो पैसे की जो टेन्योर है वो शॉर्ट है। तो अगर आप एलिजिबल हैं और आप ईएमआई दे सकते हैं तो आप शॉर्ट टेन्योर ही चूज़ करें। लंबे टेन्योर अगर आपको ईएमआई में कंफर्ट चाहिए या ईएमआई आप चाहते हैं कि कम रहे, लेकिन ये याद रखिएगा कि 20 साल का इंटरेस्ट अगर आप भरते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप बीच में ये भी कर सकते हैं कि आप बलून पेमेंट या बीच में 2 साल बाद या 3 साल बाद कुछ एक मुश्त या बलून पेमेंट 5 या 4 लाख की या 2 लाख की आप लेके लोन कम कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कम कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ज्ञानवर्धक आपको ये शीर्षक लगे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मैं इसी तरीके के कुछ और यूज़फुल कंटेंट लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।